दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जंगल महल पश्चिम बंगाल की सियासत का प्रतीक, पश्चिम बंगाल की विचारधारा के संघर्ष का प्रतीक, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रयोग की जमीन का प्रतीक और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर में शुरुआत भी जंगल महल से ही हुई है। तो पश्चिम बंगाल के जिन 5 जिलों में आज वोटिंग हुई वो सभी जंगल महल के इलाके हैं और दूसरी तरफ असम की 47 सीटों पर वोटिंग हुई जो 12 जिलों में बिखरे पड़े हैं। लेकिन आज जिक्र तो जंगल महल का करना चाहिए क्योंकि एक वक्त वामपंथियों के कैडर की पहचान जंगल महल ही थी। उसके बाद ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन को असल पुख्ता जमीन जंगल महल ने ही दी और जंगल महल के जिन 5 जिलों में आज वोटिंग हुई उसमें पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया का इलाका, बांकुरा और झारग्राम, ये 5 जिले। और ऐसा नहीं है कि इस बार पूरे जंगल महल में पहले फेज में वोटिंग हो गई, जी नहीं, लगभग 60% हिस्सों में ही वोटिंग हुई है। क्योंकि अगर सारी सीटों को जोड़ लीजिएगा तो जंगल महल के इन 5 जिलों के हिस्से में आती है 56 सीट, लेकिन वोटिंग हुई है सिर्फ 30 सीटों पर। और वोटिंग भी कुछ ऐसी हुई है जिसने इतिहास रच दिया है, 85% वोटिंग। इस वोटिंग का मतलब क्या है और आने वाले वक्त में जब हर फेज के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव और तीखा और तेवर के साथ वोटरों के भीतर समाता चला जाएगा, राजनीतिक टकराव बढ़ता चला जाएगा और दावे प्रतिदावे और गहरे होते चले जाएंगे, तो इस 85% वोटिंग के मतलब को शुरुआत में समझ लीजिए। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कहा जाता है कि जब जनता निकल पड़ती है तो सत्ता पलटने निकल पड़ती है। लेकिन जब पन्नों को पलटिएगा किसी भी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी के वोटिंग पैटर्न को लेकर तो भी वो 85% तक नहीं जाएगा। और पश्चिम बंगाल का जब जिक्र होगा तो यकीनन 85% का मतलब होता है 100% वोटिंग हो जाना। और 100% वोटिंग का मतलब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में मतलब बहुत साफ है, सारा कैडर निकलकर वोटिंग की दिशा में बढ़ गया। कैडर पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का भी है, कांग्रेस का भी है, ममता बनर्जी का भी है। कैडर कहीं नहीं था तो बीजेपी के पास नहीं था, इसीलिए उसने जो अलग अलग जिलों में अलग अलग टीएमसी के नेताओं को अपने साथ लिया वो मानकर चल रही थी कि कैडर उनके साथ आएगा। लेकिन जंगल महल के इलाके में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना प्रयोग झारग्राम में है। ट्राइबल इलाका है, ग्रामीण इलाका है, मुफलिसी और गरीबी से भरा हुआ इलाका है। यूं तो सारे इलाके ही वैसे हैं, लेकिन झारग्राम में आरएसएस ने अपनी जमीन को मजबूती दी है। यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव मैदान में उसने अपने कैडर, अपने वोटर को आज निकलने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक हिस्सा है। और दूसरा बड़ा हिस्सा है कि नहीं, जिस स्थिति में पश्चिम बंगाल की सरकार है ऐसे में क्या वाकई ममता बनर्जी को हराने के लिए एक लहर चल पड़ी? अलग अलग व्याख्या अपने अपने तौर पर जरूर की जाएगी, लेकिन 85% का मतलब है समूचे कैडर का बाहर निकलना। और अगर समूचा कैडर बाहर निकला है तो फिर शायद यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। यानी जो 8 फेज में बीजेपी ने तय किया उसमें वह मानकर चल रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में जब सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, वह भी केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, तो उस तैनाती का असर एक तो यह जरूर हुआ कि पिछली बार के चुनाव की तर्ज पर इस बार हिंसा बहुत ही कम हुई। लेकिन दूसरी परिस्थिति ठीक इसके उलट है। इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग का हो जाना, यह नए तरीके की एक बिसात है। इस बिसात को हम लोग धीरे धीरे जरा समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि 730 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियों ने इस 5 जिलों की 30 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग को संपन्न किया है। बांकुरा में 92 कंपनी थी, पूर्वी मिदनापुर में 169 कंपनियां थी, पश्चिमी मिदनापुर में 139 और सबसे ज्यादा पुरुलिया के इलाके में 186 सेंट्रल फोर्स की कंपनी थी, झारग्राम में 144। अब जरा समझिए कि इन 5 जिलों में कुल मिला के 56 सीटें आती हैं और पुराने पन्नों को आज टटोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह चुनाव अतीत के किसी भी समीकरण से हटकर है, अतीत के किसी भी मुद्दे से हटकर है।
लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पैटर्न को समझना चाहें तो इस पैटर्न को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब वामपंथियों की सरकार थी तब ममता बनर्जी सत्ता में कैसे आई, और उस वक्त 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, लेकिन वोटिंग पैटर्न ऐसा नहीं था। इस वक्त 10 साल की अगर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है तो वोटिंग पैटर्न बिल्कुल बदल गया। यह क्या हो गया? और जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुरानी चीजों को आप छोड़ डालिए, तो इसमें अब एक एक पन्नों को पलटते हैं। 5 जिलों की 30 विधानसभा, कुल सीट होती है यहां पर 56, लेकिन 30 पर ही सीट हुई है, यानी 60% पे वोटिंग हुई है। उसमें पूर्वी मिदनापुर में 16 सीटें हैं। 16 में से वोटिंग आज जो हुई है वह सिर्फ 7 सीटों पर हुई है। पश्चिमी मिदनापुर में 15 सीटें हैं। आज जो वोटिंग हुई है वो सिर्फ 6 सीट पर हुई है। सिर्फ पुरुलिया और झारग्राम 2 जिले ऐसे हैं जहां पर जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर वोटिंग हुई है। पुरुलिया की 9 सीटों पर वोटिंग, झारग्राम की 4 सीटों पर वोटिंग, इतनी ही विधानसभा की यहां पर सीटें हैं। बांकुरा में 12 सीट है और यहां पर 4 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, यानी 30 सीटों पर। कुछ पन्नों को फिर भी अगर आप देखना समझना चाहते हैं आज के चुनाव पर वोटिंग पैटर्न को लेकर, तो पश्चिम बंगाल की इन 3 सीटों में 2016 के इलेक्शन में टीएमसी के पास 27 सीटें थी, लेकिन 2019 का वक्त आया तो चीजें पलट गई और बीजेपी ने यहां पर 20 सीटों पर विधानसभा क्षेत्र में उसकी बढ़त थी। वो लोकसभा के इलेक्शन थे, लेकिन विधानसभा में बांटिएगा तो वह 20 सीटों पर आगे थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट में आगे नहीं थी, लेकिन लोकसभा में वो 20 सीटों पर आगे थी। यही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम बीजेपी के लिए कर रही है, क्योंकि टीएमसी ने 17 सीटों पर अपने बढ़त को गंवा दिया था 2019 के इलेक्शन में। इसमें हमें लगता है कि एक पैटर्न आपको और देखना चाहिए। यह तो आपको 2016 और 2019 का है। जब आप पुराने दौर में चले जाइए तो आपके जहन में आएगा एक वक्त वामपंथियों की सरकार जब हुआ करती थी, उस वक्त भी यही जंगल महल नंदीग्राम को लेकर कहीं ना कहीं उबाल पैदा किया था। लालगढ़ को लेकर बात सिंगूर से निकली थी, उबाल पैदा इन्हीं जगहों पर हुआ था। उसमें 2008 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो बड़ी हिंसा हुई थी और वामपंथियों को लेकर ग्रामीण पश्चिम बंगाल में जबरदस्त आक्रोश था। ममता बनर्जी ने उसी आक्रोश को भुनाया था और 2008 के पंचायत चुनाव के तुरंत बाद 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो टीएमसी ने 19 सीटें जीत ली थी, यानी लेफ्ट 15 सीट पर आ गई थी और ममता बनर्जी लोकसभा में आगे निकल गई थी। वजह थी पंचायत चुनाव की हिंसा। उसके बाद 2010 में जब निकाय चुनाव हुए तो उसमें टीएमसी की जमीन पुख्ता हो गई और 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। अब उस पैटर्न को अगर आप अभी के दौर से जोड़िएगा इस जंगल महल के दौर में, तो फिर आप लौटिए कि 2018 में पंचायत इलेक्शन में टीएमसी की तरफ से वैसी ही हिंसा हुई, वैसे ही लोगों पर मार पड़ी जो 2008 में वामपंथियों की मार वहां के लोगों पर पड़ी थी। वही गुस्सा ममता बनर्जी को लेकर 2018 में निकला। इसीलिए 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और एक साथ 2 सीट उसके पास थी जो कि 18 सीट पर पहुंच गई, यानी 16 सीटों का लाभ उसको लोकसभा चुनाव में हो गया। यही वो ऑक्सीजन है जो बीजेपी को मौजूदा वक्त में पुख्ता कर रहा है। निकाय चुनाव तो इस बार 2020 में हो नहीं पाए महामारी की वजह से। 2021 का संदेश यही है कि वो पुराना पैटर्न और इस पैटर्न को जब मिला के देखिएगा तो ममता बनर्जी जा रही है, यह सवाल आपके जहन में तुरंत आ जाएगा। लेकिन फिर लौटिए वोटिंग पैटर्न पर। जो वोटिंग आज हुई है, ऐसी वोटिंग इससे पहले ना तो 2008 के पंचायत चुनाव से पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हुई थी, यानी 2006 में ऐसी नहीं थी। 2011 में भी ऐसा पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए और एंटी इनकम्बेंसी का मतलब उस समय 60 से 65% जब वोटर निकल कर आया था तो यह मान लिया गया था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव हार रहे हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपना चुनाव भी हार गए, यानी मुख्यमंत्री भी हार गया। इस वक्त क्या उसी की खुशबू महसूस बीजेपी कर पा रही है कि इस बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी हार जाएगी? लेकिन फिर वही सवाल, इतनी बड़ी तादाद में अगर कैडर निकल कर वोट दे रहा है
तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हर वोटर जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, वो लेफ्ट का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, ममता बनर्जी का भी हो सकता है, और ममता बनर्जी को छोड़कर जो अलग अलग लगभग 40 नेता जो बीजेपी में गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना कैडर भी हो सकता है, जिस बात का जिक्र लगातार हो भी रहा है कि क्या उनके साथ कैडर गया है या नहीं गया है। लेकिन यह एंटी इनकम्बेंसी का रूप 85% वोटिंग हिस्टोरिकली होता नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में जो कैडर होता है उसमें एक निराशा आ जाती है, और वो निराशा के कारण जो जनता ने वोट दिया होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, वो हराने नहीं निकलती है, वो नहीं निकलती है अधिकतर, यानी परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है वो 65% के आगे जाता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक छू लेता है। लेकिन यहाँ तो 15% प्लस में आ रही है चीज़ें, 85% का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। शायद इसीलिए इन 3 सीटों का मतलब, इस 30 सीटों के भीतर में जो सारे पुराने समीकरण जो भी आपके जहन में रहे हों, वामपंथियों को लेकर, कांग्रेस को लेकर, ममता को लेकर, या फिर ममता को छोड़कर जाने वालों को लेकर, क्योंकि बीजेपी की एंट्री 2019 से बहुत तीखे तरीके से हुई है, और बीजेपी की एंट्री के साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लोगों का वहां कर छोड़कर आना है। इसकी भी 2 फिलॉसफी जंगल महल के इलाके में नजर आती है। आखिर ये छोड़कर क्यों आए? यह सवाल था कि जो जीतता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा सवाल होता है जी नहीं, जीतने का मसला नहीं है, मसला शायद पैसा और पावर का है। जो साथ खड़ा रहेगा, नहीं तो उसको मुश्किल हो जाएगी, यह भी हो सकता है। इस दौर में यह भी परिभाषा गढ़ी जा रही है। लेकिन फिर जब उस पर आते हैं तो जंगल महल की उस गरीबी को जरा समझिए कि बीते 20 बरस के दौर में जंगल महल में कुछ भी नहीं बदला है, गरीबी जस की तस है, लेकिन बदला है इस चुनाव में चकाचौंध है, पैसा है, प्रचार तंत्र है, लोगों को जमावड़ा कैसे जमा करते चले जाना है, इसको लेकर है। लेकिन वोटिंग पैटर्न इससे प्रभावित हो जाए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विचारधारा के साथ पश्चिम बंगाल की सियासत ने कभी भी हंग असेंबली नहीं दी, यानी वो जिसके साथ खड़ी हुई उसको पूर्ण बहुमत के साथ लेकर आई है। तो फिर जंगल महल का मैसेज क्या है, इन 30 सीटों का मैसेज क्या है? क्योंकि जो बंगाल की सामाजिक आर्थिक जरूरत जो परंपरावादी तरीके से रही है, उसमें बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री पहली बार हुई है। उसमें पहली बार देश के अलग अलग प्रांतों के नेता जो बीजेपी के थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वह भी वहां पर गए। खुद प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, लगातार संदेश दे रहे हैं। और ध्यान दीजिए तो 1975 से 2011 तक का वामपंथियों का दौर हो, 2011 से 2021 तक का ममता बनर्जी का दौर हो, इतना प्रचार, इतना समीकरण, इतना पैसा, इतना चकाचौंध कभी नहीं देखा गया। यह पहली बार देखा जा रहा है। अब यहां से असल सवाल शुरू होता है कि फिर इन 30 सीटों के भीतर में क्या पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष जो दिलीप घोष है, उनकी पहचान इस जंगल महल के इलाके को लेकर है, इसीलिए बीजेपी एज पर रहेगी, या शुभेंदु अधिकारी उनकी पहचान इसके साथ जुड़ेगी, या शिशिर अधिकारी जो कि कांथी से एमपी हैं, सांसद हैं, उनकी पहचान इसके साथ जुड़ेगी? यह भी एक सवाल है। ऐसे में जो 13 सीटें हैं पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुरी की, पूर्वी मिदनापुरी की जो 7 सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें पताशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, कांथी दक्षिण, खेजुरी, रामनगर और एगरा। पूर्वी मिदनापुर में ही नंदीग्राम भी आता है, जो कि अगले फेज में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रभावित कर रहा है नंदीग्राम के उस संघर्ष को लेकर, जिसमें एक तरफ शुभेंदु अधिकारी होंगे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी होगी। तो क्या ममता बनर्जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? आखिरी वक्त में अपने पूरे बस्ते को बदल दिया, कंपास बॉक्स बदल दिया और कहा कि हम नंदीग्राम से लड़ेंगे? या फिर यह उनका मास्टर स्ट्रोक था जिसमें उसने केंद्र बना दिया उसी जंगल महल को, जहां पर कोई काम नहीं हुआ है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता कैडर पर आरोप लगता है कि पैसा कोलकाता से चलता है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच का कैडर जो है करप्ट है, भ्रष्ट है। और उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने कहा मैं खुद आ जाती हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के चेहरे और उनके ऊपर करप्शन के भाव उस रूप में नहीं है।
कैडर पर जरूर हैं, टीएमसी से लोग ये जरूर कह रहे हैं कि टीएमसी को बाहर करो, लेकिन ममता बनर्जी को बाहर मत करो। तो क्या ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक था, या ममता बनर्जी ने वाकई पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जो नंदीग्राम पहुंच गई? वो इसके बीच का एनालिसिस ये निकल कर आता है कि खास तौर से पूर्वी मिदनापुर में एक कांथी इलाका ही है, जो कांथी उत्तर और कांथी दक्षिण की सीट है, क्योंकि कांथी से सांसद शिशिर अधिकारी हैं। इन 2 सीटों पर बीजेपी आगे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बाकी जो 5 सीटें हैं, खेजूरी, रामनगर, एगरा, भगवानपुर, पताशपुर, यहां पर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। यह एक दूसरी बात आपके जहन में तुरंत आनी चाहिए जब पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें पश्चिम मिदनापुर भी जोड़ देते हैं। पश्चिम मिदनापुर की 6 सीटें हैं, दंतन, मिदनापुर, कोशियारी, खड़गपुर, गरबेटा और सालबोनी। इसमें से 3 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी आगे आपको दिखाई देगी, प्रचार के वक्त भी आगे दिखाई दे रही थी, कोशियारी, गरबेटा, मिदनापुर। लेकिन सालबोनी, खड़गपुर और दंतन में उसके लिए मुश्किल है। खास तौर से खड़गपुर को बड़ा वो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं दिनेन राय और बीजेपी के कैंडिडेट हैं तपन बुआ, इनमें कांटे की टक्कर है। लेकिन यहाँ पर टीएमसी एज पर है। जो मेदिनीपुर का इलाका है, यहाँ पर यह माना जा रहा है कि समित कुमार दास बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जुने मलिहा जो है वो टीएमसी के कैंडिडेट हैं, और ये चूंकि ये शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, तो यहाँ पर टीएमसी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभाव रहेगा। तो ये प्रभाव बीजेपी का है मिदनापुर में, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर की अगर 13 सीटों को देखें तो 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, इससे इनकार कतई नहीं है, जो लग रहा है इस वोटिंग दौर में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच यह है कि जो 85% वोटिंग हुई है, यह वो इलाके हैं जहां पर वामपंथियों का कैडर भी रहा है। और पहली बार वामपंथियों ने जो अंदरूनी तौर पर काम करना शुरू किया, उसमें एक बात निकल कर आई कि वो कैडर दोबारा से लोगों को जागृत कर रहा है, क्या वामपंथ के पक्ष में, या फिर ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ने समझौता वामपंथियों और कांग्रेसियों को लेकर नहीं किया। या फिर यह समझौता नहीं करना ही कहीं जीवन दान तो नहीं दे देगा ममता बनर्जी को, क्योंकि अगर वामपंथियों का कैडर भी निकल कर आया है, और इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि 2019 में जो पूरा का पूरा वोट बैंक था, वो सीपीएम का ही वोट बैंक शिफ्ट हो गया था मोदी के पक्ष में। यानी 2019 के चुनाव में जो 40% वोट मिल गए थे, उसकी वजह यही थी कि पूरा वामपंथी वोट चला गया था, और ममता बनर्जी के पास जो 43% वोट रहे थे, वह उसका अपना वोट बैंक बचा रहा था, उसका कैडर अपना बरकरार था। लेकिन कुछ दूसरी परिस्थिति को भी समझना होगा। वामपंथियों का कैडर जो है वो ममता बनर्जी के कैडर की तुलना में ज़्यादा मैच्योर रहा है। और यह भी एक एनालिसिस वहां के राजनीतिक पंडित करते हैं कि जंगल महल के भीतर में वामपंथियों के कैडर ने ममता बनर्जी को चुन लिया, जहां पर ममता वर्सेस बीजेपी की परिस्थिति आई थी, और ममता बनर्जी के कैडर का बड़ा हिस्सा शिफ्ट हुआ था बीजेपी में 2019 के चुनाव में भी। तो और अब अगर सब अपना अपना कैडर अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लौट रहा है, तो इसका मतलब है कि यह एक त्रिकोणीय परिस्थिति को पैदा कर रहा है। लेकिन घाटा किसे हो रहा है? एज पर बीजेपी और एज पर टीएमसी है मौजूद, लेकिन क्या वाकई ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पे परसेंटेज ऑफ वोट जो है वह संयोग से बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच में कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बैंक नजर आएगा, जो सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसका लाभ किसे मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा या ममता को मिलेगा? बीजेपी कहती है हम एक तरफ हैं, बाकी सभी दूसरी तरफ हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, स्ट्रेटजिकली वामपंथियों ने यह मैसेज दिया कि हम एक तरफ हैं, ये दोनों एक तरफ हैं। ममता बनर्जी ने मैसेज दिया कि हम एक तरफ हैं, उसमें वामपंथियों को उन्होंने बीजेपी से नहीं जोड़ा, लेकिन हम अकेले एक तरफ हैं। हर कोई ये चाहता रहा कि हम अकेले एक तरफ हैं, यह मैसेज कन्वे हो। लेकिन फिर इस वोट बैंक की परिस्थितियों में जब आप लौट कर आते हैं, तो इसमें हमको लगता है कि सारे मुद्दे अगर पुराने बदल गए, और वह पुराने मुद्दों का मतलब है किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, पहचान का मुद्दा, जाति समीकरण, ये सारी चीज़ों को लेकर अगर स्थितियां बदल गई हैं, तो फिर दूसरा सवाल यह है कि आज जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थे और जिस
समुदाय के भीतर में उनकी मौजूदगी को लेकर कहा जा रहा था कि वो बंगाल के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जो मेतुआ समुदाय है वो 40 सीटों पर लगभग प्रभावित करती है, तो पश्चिम बंगाल से जाकर उस कम्युनिटी को प्रभाव करने के लिए जिसका आरोप टीएमसी ने लगा दिया है, तो क्या ये माना जाए कि ये पहचान की राजनीति भी अपने तौर पर है? लेकिन अगर पहचान की राजनीति है तो पश्चिम बंगाल में इस दौर में बड़ी पहचान महिलाओं के साथ जुड़ी है। और ध्यान दीजिए, इस बार बड़ी तादाद में महिलाओं की मौजूदगी अलग अलग बूथ पर बहुत बड़ी लंबी कतारों में नजर आई है। और पुरुलिया, जहां पर पूरे जंगल महल के इलाके में पुरुलिया वो जगह है जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। बाकी पैटर्न में सब 85% तक छू रहे हैं, या 80-81% तक होकर आया है। यह भी इतिहास रच रहा है। लेकिन इसका पैटर्न, यहां की 9 सीटों पर वोटिंग हुई है। पुरुलिया, बंदवन, बाघमुंडी, बलरामपुर, जयपुर, मंझवार, काशीपुर, पाड़ा, रघुनाथपुर। और यहां पर जो इस 9 सीट के भीतर झांकिएगा तो यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की मौजूदगी भी आपको बाघमुंडी और पुरुलिया जैसी जगह में भी नजर आएगी। इनको इनकार नहीं किया जा सकता। और बाकी जो 7 सीट है उसमें ये लगभग 50-50 की स्थिति में बीजेपी और टीएमसी है। लेकिन बीजेपी का एज माना जा रहा था प्रधानमंत्री की रैली के बाद कि बीजेपी 4 सीटों पर यहां पर आगे रहेगी। और खास तौर से जो पुरुलिया का इलाका है जहां पर सुदीप मुखर्जी जो बीजेपी के कैंडिडेट है, ये दरअसल पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़कर आए जिसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। और प्रीतम बनर्जी जो है यह कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो यहां पर कांग्रेस का एज बड़ा है। बाघमुंडी में भी कांग्रेस का एज इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि कांग्रेस वर्सेस टीएमसी है। और यहां पर कांग्रेस ने जिस गठबंधन जिसके साथ किया है उसको इस सीट को दे दिया है। तो इन 2 सीटों पर बीजेपी नहीं है, बाकी 7 सीटों पर निकल कर आएगा। तो 4 सीटों पर एज बीजेपी का माना जा रहा है, 3 सीटों पर टीएमसी है। यह एक एनालिसिस है उस पैटर्न के हिसाब से जिसमें हम लोग मानकर चल रहे हैं कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही होगी। लेकिन जैसे ही आप कैडर पे लौटते हैं वैसे ही स्थिति आपको थोड़ी सी अलग नजर आएगी। यहां पर आपको नजर आएगा कि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन का प्रभाव जो है 3 सीटों पर हो गया। और 85% का प्रयोग जो है वह बीजेपी को 4 सीट से 2 या 3 सीट पर ले आता है और टीएमसी को 3 और 4 सीट पर ले जाता है। यह चेंज हल्का सा 1-2 सीट पर इन तमाम जिलों पर आता है। झारग्राम की जो 4 सीटें हैं इसमें खास तौर से याद कीजिए, झारग्राम ही वो जगह है जहां पर अमित शाह रैली करने नहीं पहुंच पाए थे। कहा गया था कि हेलीकॉप्टर खराब है, लेकिन भीड़ ही नहीं जुटी थी। और यहां पर ये एक फैक्ट है कि यहां पर पक्की सड़कें, ओवरब्रिज 2017 के बाद से बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन यहां के लोग वाकई परेशान हैं, बेरोजगारी को लेकर वाकई परेशान है। जिसका जिक्र होता है कमीशनखोरी, टोलाबाजी, यह जिक्र बार बार निकल कर आएगा। लेकिन इसके ठीक समानांतर झारग्राम ही वही जगह है जहां पर आरएसएस ने अपनी जमीन को पुख्ता किया है। लेकिन 4 सीटों में अगर झारग्राम सीट का जैसे ही जिक्र कीजिएगा तो पहली बार एक संथाली समुदाय की लड़की को टीएमसी ने टिकट दे दिया। इस पूरे इलाके में आरएसएस का प्रभाव होने के बावजूद भी बीजेपी झारग्राम की सिर्फ 1 सीट पर अपनी पहुंच के साथ आपको एज पे नजर आएगी। 3 सीट पर यहां पर आपको बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी ही नजर आएगी। इस पैटर्न के साथ खास तौर से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब 100% वोटिंग हुई है जंगल महल के इलाके में, और जिस बीजेपी की पहचान जो नेताओं के तौर पर है वह टीएमसी से निकलकर जो नेता आए हैं वह भी जंगल महल के इलाके को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद भी इस 30 सीटों को लेकर अगर यह जिक्र निकल कर आता है कि लगभग 10 से 15 सीट के बीच में बीजेपी आपको झूलती हुई नजर आ रही है और लगभग 15 से 20 सीट के ऊपर में टीएमसी झूलती हुई नजर आ रही है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जो जमीन ममता बनर्जी गंवा रही थी वहां पर इस वोटिंग पैटर्न ने उसको बरकरार कर दिया है। अन्यथा उनकी स्थिति इस पूरे इलाके में नाजुक हो चली थी। लोग नाराज थे, ये फैक्ट है। जो भी टोलाबाजी का जिक्र होता है, जो भी पैसा नहीं पहुंच पाने का जिक्र होता है, इससे वो परेशान थे, ये एक फैक्ट है, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन इस दौर में बहुत चीज़ों को झटके में ममता बनर्जी ने बदला है, यह भी एक अपने तरीके का फैक्ट है।
जिस कैडर का अब हम जिक्र करना चाहते हैं आखिर में, जो 85% वोटिंग का मतलब है, इसको जब हमने एक एनालिसिस करना शुरू किया और वहाँ के लोगों से भी जो बातचीत की और उसमें जो चीज़ें निकल कर आई, ये बड़ा रोचक स्थिति बनकर आती है। क्योंकि ख़ास तौर से अलग अलग ज़िलों में जब आप जाएंगे, ख़ास तौर से पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर को जब मिला दीजिएगा, और यहाँ लगभग 85% की वोटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे वामपंथी कैडर जो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया था, और जो कैडर एक वक्त में कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के वक्त वह बीजेपी के साथ चला गया था, तो यहाँ पर दो सवाल निकल कर आए। लगभग जो 15 से 20% वोटिंग ज़्यादा जो नज़र आ रही है इन दो जगहों पर, उस वोटिंग का मतलब यह है कि जिसके पक्ष में भी ये वोट गया है वह एक तरफा जीत की दिशा में जा रहा है। यानी इसमें टकराव कम है, इसमें एक तरफ जाने की परिस्थितियां ज़्यादा हैं। और अगर यह स्थिति है तो इसका बड़ा लाभ ममता बनर्जी को मिल सकता है। वामपंथी कैडर जो है वह जिस रूप में मूव किया है, और ममता बनर्जी का अपना कैडर जो मूव किया है, उसका लाभ ममता बनर्जी को कुछ हद तक मिल सकता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो खासतौर से बांकुरा और झारग्राम का इलाका है, यहाँ पर वामपंथियों का कैडर रहा है। पुरुलिया में कांग्रेस की एक अपनी पकड़ रही है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन इन दोनों जगहों पर बीजेपी ने अपनी जमीन को बनाना शुरू किया है, और जमीन को बनाने का मतलब यह है कि अगर 15 से 20% वोटिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, तो उसमें से बीजेपी के पक्ष में अगर लगभग 5% की वोटिंग आ रही है, तो बाकी 10 से 15% की वोटिंग हिस्से में बट रही है, जो ममता टीएमसी और दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस के बीच में बट रही है। क्या वाकई बीजेपी इतने बड़े गैप को चुन पाई है जो उसने स्ट्रेटजिकली माना कि 8 फेज में चुनाव होने से उसको लाभ होगा? लेकिन अगर पहला फेज 85% तक जा रहा है, तो आने वाले वक्त में ये बतलाएगा कि पूरा का पूरा कैडर किस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक ऐसे टेस्ट के तौर पर ले रहा है, जहां पर वो या तो अपने आप को, जो बीजेपी कह रही है, सब कुछ सौंपने को तैयार हो गया है, या दूसरी तरफ वह अपनी पुरानी स्थितियों को जीवित करना चाहता है, बचना चाहता है। और ममता बनर्जी के पांव में लगी चोट और घायल अवस्था में चुनाव प्रचार करते हुए द्वार द्वार जाने की स्थिति एक। दूसरा, लेफ्ट और कांग्रेस का साइलेंट प्रचार अंदरूनी तौर पर, बीजेपी का वाइब्रेंट प्रचार बहुत जोर शोर के साथ, और उसमें भी टीएमसी के नेताओं की भागीदारी, ये तीन परिस्थितियां बतलाती है कि टक्कर जबरदस्त है और ये मार्जिन की स्थिति में आ रही है। अगर इस 30 सीटों को अगर आप 294 सीटों में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है। बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि झारग्राम, बांकुरा और पुरुलिया को छोड़िए तो झारग्राम और मिदनापुर की आधी से भी कम सीटों पर अगर चुनाव हो रहे हैं, झारग्राम में तो 4 सीटों पर हो गए, पुरुलिया में भी हो गए, लेकिन बांकुरा और मिदनापुर की अगर आधी आधी सीट पर हुई है, तो इसके नेक्स्ट फेज में असर इन सीटों पर इस वोटिंग पैटर्न का पड़ेगा, इससे कतई इनकार नहीं है। और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो ये दावा हो चला है कि हम 200 प्लस में आएंगे, ना तो ममता 200 प्लस में आने वाली है, ना बीजेपी आने वाली है। उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या ये पैटर्न बतलाता है कि पश्चिम बंगाल दोबारा नए तरीके से सोचने की दिशा में बढ़ चुका है, और ये सोचने की दिशा अपने प्रायश्चित को लेकर है या नए प्रयोग को लेकर है? नया प्रयोग जय श्री राम की दिशा में जाता है, प्रायश्चित के तौर पर परिस्थितियों को नए तरीके से देखना भी है, और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल को उसमें ढालना भी है। क्योंकि जैसे ही करप्शन और हिंसा की लड़ाई होगी, तो मोदी वर्सेस ममता आकर खड़े हो जाएंगे, वामपंथी और कांग्रेस गायब हो जाएंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल का ये चुनाव वाकई बेरोजगारी को देख रहा है, वाकई हिंसक होते या करप्ट होते कैडर को देख रहा है, या वाकई इस दौर में करप्शन के उस चेहरे को देख रहा है, या पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में परिस्थितियां जो है उसको देख रहा है, या फिर एक ऐसी परिस्थिति में देख रहा है जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है कि ममता बनर्जी आपको 5 सितारा होटल में बैठा तो देती है, लेकिन कहती है पानी आपको खुद खरीदना होगा, जिसका जिक्र किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम जगहों पर अपने तौर पर बीजेपी ने किया। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इस सवालों का अंत जो बार बार आप जाना चाहते हैं,
कि आखिर इसको 294 सीट पे कैसे कन्वर्ट करें, तो कांटे की टक्कर मान लीजिए अभी, और ये मानकर चलिए कि यह स्थिति धीरे धीरे क्लियर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।